A warm welcome to my dear students. Welcome to an exciting lecture of law with me, CA Preeti Agarwal. 1B बस खत्म होने को ही है and after that we will finish the first unit of Contract Act. तो आज हमारे सेशन का एजेंडा है that we are going to discuss communication of offer and acceptance. अब पिछले सेशन में हमने एक्सेप्टेंस पढ़ा था। एक ऑफर जब एक्सेप्ट होगा तभी तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ना। और ये बहुत जरूरी है दैट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। तो आज के हमारे सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर द रूल्स रिगार्डिंग कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, चलो तो लेक्चर की शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले रिवीजन करना बहुत जरूरी है। मतलब ये तो हमें आदत ही बना लेनी है दैट व्हेनेवर यू स्टार्ट लॉ, आपको जो प्रीवियस लेक्चर में आपने किया था वो रिवाइज करके ही फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, चलो सो लेट अस रिवाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। अच्छा, एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है? एक्सेप्टेंस मीन्स गिविंग अवर कंसेंट टू द ऑफर। तो मैंने अपना कंसेंट सामने वाली पार्टी को बता दिया। वर्ड से बताओ, ओरली बताओ, राइटिंग में बताओ, या फिर एक्शन से भी बता सकते हो। हमने एक्सप्रेस और इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस दोनों पढ़ा था। यस, तो डेफिनेशन क्या है? सेक्शन 2 क्लॉज बी में लिखा है व्हेन अ पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड। ये ऑफरी की बात कर रहे हैं। व्हेन अ पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड signifies मतलब communicates his assent, consent thereto, the proposal is said to be accepted. तो हमने जैसे ऑफर दिया था, वो पार्टी अपना कंसेंट, अपना एसेंट, असेंट मतलब कंसेंट दे देती है, मतलब हमारा ऑफर एक्सेप्ट हो गया। ये वर्ड्स में हो सकता है, मतलब एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस, या फिर इम्प्लाइड भी हो सकता है। What is the meaning of, sorry, what are the essentials? Okay, what are the essentials of a valid acceptance? सबसे पहला असेंशियल एलिमेंट है दैट एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। जैसा ऑफर दिया है आपको वैसे का वैसे ही एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी अ मिरर इमेज ऑफ ऑफर। जैसा ऑफर दिया है वैसे का वैसे एक्सेप्ट करो, कोई चेंज, कोई मॉडिफिकेशन, कोई वेरिएशन मत लेकर आओ। अगर आपने उसी ऑफर में कुछ रिजर्वेशन, वेरिएशन, कंडीशन, मॉडिफिकेशन कर दिया तो ये एक्सेप्टेंस है ही नहीं। इनफैक्ट दिस इज अ काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, इट इज अ न्यू ऑफर ऑल टुगेदर। तो इसे काउंटर ऑफर बोलेंगे, ये एक्सेप्टेंस है ही नहीं। फिर क्या लिखा है? एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू whom द ऑफर इज मेड। तो हमने जैसे ऑफर दिया है वो स्पेसिफिक ऑफर की बात कर रहे हैं। हमने जैसे ऑफर दिया है वो स्पेसिफिक पर्सन ही उसे एक्सेप्ट कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। जनरल ऑफर, यस आई एग्री, कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन हु हैज नॉलेज ऑफ द ऑफर। आपको ऑफर के बारे में पता चलेगा तभी तो आप एक्सेप्ट करोगे ना। लेकिन स्पेसिफिक ऑफर जो है इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय दैट पर्सन ओनली। जिसे ऑफर दिया है वही एक्सेप्ट कर सकता है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू whom। हम किसे कम्युनिकेट करेंगे अपना एक्सेप्टेंस? ऑफरर को। कौन कर सकता है? देखो, ऑफरी या तो खुद करेगा या फिर कोई ऑथराइज्ड पर्सन है वो कर सकता है। ये जो प्रीवियस प्रोविजन है ये बोलता है कि ऑफर कौन एक्सेप्ट करेगा? करेगा तो ऑफरी ही। फिर तीसरी पॉइंट जो है वो कम्युनिकेशन के बारे में बात करिए। ठीक है, आपका जो ऑफर है वो ऑफर ही एक्सेप्ट करेगा, लेकिन ये सामने वाली पार्टी मतलब ऑफरर को कौन बताएगा? या तो ऑफर ही खुद बता सकता है या फिर बाय एनी पर्सन हु हैज द अथॉरिटी ऑफ द ऑफर। तो ऑफर ही बोलेगा यार मैं तो नहीं जा सकता, मेरा एक्सेप्टेंस का जो लेटर है ऑथराइज पर्सन जरा तू दे आना।
तो कम्युनिकेशन कोई भी कर सकता है। यहां पर हमने एक केस लॉ पढ़ा था, पॉवेल वर्सेस ली। यस, तो मिस्टर पॉवेल जो है, he applied for the post of a headmaster. Okay, he applied for the post of a headmaster. जो कमिटी है उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ ये बहुत अच्छा कैंडिडेट है, इसे अपॉइंट कर सकते हैं। मिस्टर ली, जिसके पास ये सब कम्युनिकेट करने की अथॉरिटी नहीं थी, तो वो मिस्टर पॉवेल को जाके बोल देता है, अरे कमिटी ने तो तेरे को अपॉइंट करने का सोच लिया है, बधाई हो, मिठाई लेने कब आऊं बता। मिस्टर पॉवेल को लगा अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, कमिटी मुझे ही अपॉइंट करने वाली है, तो उसने कहीं और अप्लाई नहीं किया। लेकिन कमिटी ने किसी और को अपॉइंट कर दिया। मिस्टर पॉवेल लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी ऑफ अप्लाइंग समवेयर एल्स। वो बोलता अरे तुम मेरे को पहले बता देते कि मेरे को अपॉइंट नहीं करने वाले, तो मैं कहीं और अप्लाई कर देता, मैंने तुम्हारे चक्कर में कहीं और अप्लाई नहीं किया। मिस्टर ली ने बोला कि मेरा अपॉइंटमेंट कंफर्म्ड है। मिस्टर ली के पास ये कंफर्मेशन देने की अथॉरिटी ही नहीं थी, उसको ये एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करने की अथॉरिटी ही नहीं थी, तो ये वैलिड कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं। तो एक्सेप्टेंस होगा ही नहीं ये केस में, ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेड, कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, केस ही नहीं बनता ना। जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो फिर केस कैसे करोगे। तो ये जो मिस्टर पॉवेल है वो केस ही नहीं कर पाए क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, एक्सेप्टेंस हुआ ही नहीं ना। Silence does not amount to acceptance. Acceptance must be properly communicated. मैंने मन में सोचा क्या फायदा, अरे सामने वाली पार्टी को बताओ ना, हाँ मैंने लिख के रखा था लेकिन मैं वो लेटर पोस्ट करना भूल गई, सामने वाली पार्टी को पता ही नहीं, कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं है। ये मैं मोबाइल में, सो दिस इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि मेरे प्रीवियस कंडक्ट में मेरा साइलेंस मेरा एक्सेप्टेंस दिखाता है। जैसे ये एग्जाम्पल देखो ना कि ए ने एक मंथली इशू को सब्सक्राइब किया था, 1 साल तो खत्म हो गया उसकी सब्सक्रिप्शन का, लेकिन अगले 5 सालों तक ये मैगजीन कंपनी उसको मैगजीन सप्लाई करती रही और ये भी पढ़ता गया। भाई अभी अगर तुम पढ़ रहे हो तो फिर पैसे तो देने पड़ेंगे ना। तुम्हारा जो साइलेंस है दैट अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द मोड स्पेसिफाइड। अगर कोई मोड स्पेसिफाई किया है तो भाई एक्सेप्टेंस आपको वही मोड में देनी है। जैसे एक्स ने वाई को अपनी मोटरसाइकिल बेची 20,000 में, लेकिन वो बोलता है कि डू यू वांट टू बाय माय मोटरसाइकिल, प्लीज रिप्लाई एंड सेंड द लेटर बाय कुरियर ओनली। कुरियर से ही भेजना, सादे पोस्ट से मत भेजना। मोड स्पेसिफाइड है तो उसी मोड पे करना पड़ेगा ना आपको एक्सेप्टेंस। अच्छा, अगर वाई कुरियर भेज देता है, बहुत अच्छी बात है, जो मैंने बोला उसने वही किया। लेकिन अगर वाई रेगुलर पोस्ट भेज देता है हम्म तो फिर गड़बड़ है। मिस्टर एक्स के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो ये अदर मोड को एक्सेप्ट कर लेगा, वो बोलेगा चल यार छोड़ कोई बात नहीं, कुरियर नहीं तो सादे पोस्ट से तो उसने एक्सेप्टेंस भेज दिया, मोटरसाइकिल तो बिक गई ना मेरी, तो वो ये अदर मोड को एक्सेप्ट कर लेता है। हाँ, एक बार आपने एक्सेप्ट कर लिया फिर बाद में जाके आप कैंसिल नहीं कर सकते ये बोल के कि नहीं तूने कुरियर नहीं भेजा अब मुझे कैंसिल करना नहीं। एक बार एक्सेप्ट कर लिया तो कर लिया, बाद में आप कैंसिल नहीं कर सकते, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। लेकिन अगर मिस्टर एक्स चाहे तो वो ये अदर मोड को रिजेक्ट कर सकता है ये बोल के तेरे को बोला था ना कुरियर भेजना, रेगुलर पोस्ट क्यों भेजा, रिजेक्ट नहीं चाहिए मुझे ये। ही कैन रिजेक्ट दी अदर मोड। लेकिन जो भी रिजेक्शन है भाई ये रीजनेबल टाइम में कर दो, सामने वाली पार्टी को पहले बता दो कि मैंने तेरा ये अदर मोड को एक्सेप्ट नहीं किया है। अगर आपने रीजनेबल टाइम में ये कम्युनिकेट नहीं किया तो वो मान लेगा कि उसका ऑफर एक्सेप्ट हो चुका है, सॉरी उसका एक्सेप्टेंस वाला जो मोड है वो आप मान चुके हो, तो यू कैन एक्सेप्ट। अगर फेलियर टू कम्युनिकेट हुआ, आपने इन्फॉर्म नहीं किया कि हम रिजेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने वो अदर मोड को एक्सेप्ट कर लिया है। टाइम, अगर टाइम दिया है तो आपका एक्सेप्टेंस उसी टाइम में जाना चाहिए। जैसे सेल है, ओके,
तो आप सेल खत्म होने के बाद नहीं जा सकते कि नहीं मुझे वही डिस्काउंट चाहिए। टाइम खत्म हो चुका है, अब आपको वो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो अगर टाइम दिया है तो आपका एक्सेप्टेंस उसी टाइम में देना चाहिए। मैम टाइम बताया ही नहीं था ना, प्रिस्क्राइब्ड ही नहीं था, तो फिर रीजनेबल टाइम में आपको अपना एक्सेप्टेंस देना है। रीजनेबल क्या होता है वो तो लॉ में लिखा ही नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बिफोर द ऑफर लैप्सेस। लैप्स का मतलब होता है बिफोर इट कम्स टू एन एंड। जैसे एक्स ने वाई को ऑफर दिया था और बोला था कि तू 7 डेज में मुझे बताना। 7 डेज के बाद ऑफर लैप्स हो जाएगा। तो वाई अगर तुझे एक्सेप्ट करना है ना तो 7 डेज में बता दे इसको तेरे एक्सेप्टेंस के बारे में। ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड बिफोर इट इज विड्रॉन। एक्स ने ऑफर दिया बाद में विड्रॉ कर लिया, वाई को पता है विड्रॉल के बारे में फिर भी अपना एक्सेप्टेंस दे देता है। ये एक्सेप्टेंस का कोई वैल्यू ही नहीं है। ऑफर विड्रॉ हो चुका है, फिर काहे का एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस्ड हो सकता है मतलब वर्ड्स में, ओरल या रिटन, या फिर इंप्लाइड हो सकता है एक्शन से। जैसे बोर्डिंग अ बस इज इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक में भी इंप्लाइड था। शी यूज्ड द प्रोडक्ट एज पर द प्रिंटेड इंस्ट्रक्शंस, दैट शोज एक्सेप्टेंस। वो एक्सेप्टेंस दिखाता है। सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। ये हमने हमारे प्रीवियस सेशन में कवर किया था। टुडे लेट अस डिस्कस कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। इसमें थ्योरी केस बेस्ड दोनों आ सकते हैं। थ्योरी में मुझे लगता है छोटे क्वेश्चंस आएंगे, पूरा लिखने का तो क्वेश्चन अब तक तो नहीं आया है। अच्छा, मैं प्रिफर करूंगी कि इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को मैं सिर्फ अपने नोट्स में से पढ़ाऊं, क्योंकि मैं वो रीड नहीं करती बिकॉज वो सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। फिर मेरे जो नोट्स हैं ना वो काफ़ी सिंपल हैं। तो ये जो मैं आपको एक चार्ट दे रही हूँ इसी से हम पूरा कॉन्सेप्ट कवर कर लेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट इसी में आ जाएगा एक ही पेज में। और आप जब इसको टेक्स्ट बुक में से पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि अरे मैम ये तो सब कवर हो गया है। तो ये एक पूरे एग्जाम्पल में आपका सारा सारा कॉन्सेप्ट कवर्ड है। अब नोटबुक में आप मेरे साथ ही लिखो, ओके, साथ में लिखो कम्युनिकेशन। हेडिंग दो पहले, ठीक है, सबसे पहले हेडिंग दो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। हेडिंग दो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अब स्टूडेंट्स जब पार्टीज फेस टू फेस बैठी रहती है ना, सो देर इज नो गैप इन कम्युनिकेशन। मैंने ऑफर दिया, आपने तुरंत सुन लिया, आप उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हो इमीडिएटली। सो व्हेन द पार्टीज आर सिटिंग फेस टू फेस देर इज नो गैप इन कम्युनिकेशन। मैंने ऑफर दिया, आपने सुना, आप तुरंत मुझे हाँ या ना बोल सकते हो। लेकिन जब पार्टीज डिस्टेंट प्लेसेस पे हैं, डिस्टेंट मतलब मैं इधर मुंबई में बैठी हूं और मैं जिसे ऑफर दे रही हूं ना वो दिल्ली में है, लेट्स अज्यूम दैट द कम्युनिकेशन इज टेकिंग प्लेस वाया लेटर्स। मैम आजकल लेटर कौन यूज करता है, आजकल तो ईमेल का जमाना है। कॉल कर लो, फ्री है इंडिया में कहीं पे भी। व्हाट्सएप कर लो, व्हाट्सएप कॉल कर लो, लेटर कौन लिखता है। हर किसी को ये सारी टेक्नोलॉजी से कम्युनिकेट करना पॉसिबल नहीं लगता है ना। अब आप और मैं क्या है, वी आर वेरी साउंड, मतलब टेक्नोलॉजिकली साउंड है हम। हमको ईमेल लिखना और करना भी आता है, हमको व्हाट्सएप पे भी आ जाता है। लेकिन आप यही चीज अपने मदर को बोलो कि मम्मा आप ईमेल लिख दो और फिर भेज दो, मम्मी बोलेगी नहीं यार ये सब मेरे को नहीं आता, तू करके दे। होता है ना कभी कभी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर किसी को टेक्नोलॉजी इतने अच्छे से आए। जो पुराने जमाने के लोग थे वो बोलेंगे कि नहीं, लेटर में जो बात है, जो पर्सनलाइज्ड फील है वो ईमेल और फैक्स और इसमें नहीं मिलेगी। और क्योंकि
लेटर्स अभी भी यूज किए जाते हैं, वो ऑब्सोलीट तो नहीं हुए हैं। ऐसा तो नहीं है कि लोगों ने लेटर लिखना ही बंद कर दिया है, पोस्ट बंद हो गया है। तो ये प्रोविजंस अब भी हैं क्योंकि लेटर्स अभी भी लिखे जा सकते हैं। तो अगर पार्टीज फेस टू फेस बैठे हैं तो कम्युनिकेशन में कोई गैप नहीं है। लेकिन अगर पार्टीज डिस्टेंट प्लेसेस पे, मैं मुंबई में हूँ, आई एम ऑफरिंग टू सेल माई फ्लैट टू माई फ्रेंड इन दिल्ली, वो बोल रहा था कि उसको मुंबई में एक फ्लैट खरीदना है, तो मैं उसको ऑफर दे रही हूँ और मैंने लेटर लिखा है। अब देखो, मैं यहां पर लेटर लिख के आज पोस्ट करूंगी, फिर 3 दिन के बाद उसको मिलेगा, वो लेटर पढ़ेगा, वो अपना रिप्लाई लिखेगा, फिर वो 2 दिन के बाद जाके उसे पोस्ट करेगा, 3-4 दिन के बाद वो लेटर मुझे मिलेगा, फिर मैं पढ़ूंगी और मुझे एक्सेप्टेंस के बारे में पता चलेगा। तो कितना गैप है देखो। मैंने लेटर लिखा, ऐसा जरूरी नहीं कि मैं लेटर लिखते ही जाऊं पोस्ट बॉक्स में डालने के लिए। आज मैंने लेटर लिखा, मैं 2 दिन के बाद गई, उसको 4 दिन के बाद मिला, उसने 3 दिन के बाद पढ़ा, फिर उसने अपना एक्सेप्टेंस लिखा, फिर उसे पोस्ट किया, वो मुझे मिला। कितना, कितने सारे गैप्स हैं इन कम्युनिकेशन, क्योंकि सबकी डेट्स अलग हैं। जैसे मैंने ऑफर डाला डब्बे में, आपको मिला, आपने लेटर लिखा, फिर मुझे मिला, क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारी डेट्स इन्वॉल्व हैं। लॉ बोलता है यार इसके लिए तो मुझे रूल्स बनाने पड़ेंगे। आई कैन नॉट जस्ट रिलाई कि भाई पार्टी ने बोला, उसने ये काम किया तो काम हो गया। रूल्स बनाने पड़ेंगे, एंड दोज रूल्स आर कवर्ड इन कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो हम वो सारे रूल्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखो, पहले मुझे एग्जाम्पल लिखने दो, देन यू कैन कॉपी। ओके, X offers to sell his flat to Y for ₹50 lakhs। ठीक है, उसने ऑफर लिखा, क्या तू मेरा घर खरीदेगा 50 lakhs में। ये मुंबई में है, ये दिल्ली में है। ठीक है, he sends a letter of offer। तो मान लो कि उसने लेटर पोस्ट किया ऑन 5th of April। हमारी पोस्ट बहुत स्ट्रांग है, फटाफट पहुंचा देती है। इट रीच्ड वाई ऑन 7th April। भाई ने तुरंत ही पढ़ लिया, जैसे ही पोस्टमैन लाया उसने देखा, अरे मेरे दोस्त का लेटर आया, पढ़ लिया, 7 तारीख को ही पढ़ लिया। उसको तो खरीदना ही था फ्लैट, वो तो वेट ही कर रहा था। तो उसने अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लिखा ऑन 8th of April, और वो एक्स को मिल गया ऑन 10th of April। ठीक है, ये हमारी डेट्स हैं। अब आप पहले ये लिखो, फिर एक एक करके क्वेश्चन का आंसर करते हैं। पहले ये लिख लो। ठीक है, अब हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन कैन वी से दैट द ऑफर इज कम्युनिकेटेड। लॉ बोलता है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट ऑन। अब बहुत ही ऊपर जा रहा है ये, 1 मिनट। अब ये देखो, एक्स ने 5th को लेटर पोस्ट कर दिया,
आपको समझा ना मैंने डेट्स कैसे लिखी है? एक्स ने अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखा और उसे 5th को पोस्ट कर दिया, वो वाई को 7th को मिला, वाई ने अपना एक्सेप्टेंस 8th को लिखा जो एक्स को मिला ऑन 10th। व्हेन इज कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट? हम कब बोल सकते हैं कि वाई को ऑफर के बारे में पता चल गया? लॉ बोलता है जैसे ही वाई को वो लेटर मिल गया और उसने उसको पढ़ लिया, मतलब उसके पास नॉलेज आ गई, then we can say that the offer is communicated. All the dates will go cross. आप ध्यान देना, अगर ऑफर का क्वेश्चन है तो हम ऑफर की डेट्स देखेंगे, अगर एक्सेप्टेंस का क्वेश्चन है हम एक्सेप्टेंस की लाइन वाली डेट्स देखेंगे। अब when can we say that the offer is communicated? 7th of April। थ्योरी भी लिख दो, कब कम्युनिकेट होगा, हम कैसे समझेंगे कि उसको ऑफर के बारे में पता चले? मैम जब उसको नॉलेज मिल जाएगी तब कम्युनिकेट हो जाएगा। लिखो मेरे साथ, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ वाई, या फिर ऑफर ही लिख दो। इसमें ना अब आपको एक वेरिएशन बताती हूं। उसको लेटर 7 तारीख को मिला लेकिन उसने उसे अगले दिन रीड किया, तो फिर हम क्या बोलेंगे? व्हेन इज द ऑफर कम्युनिकेटेड? जब उसने रीड किया। करेक्ट। सो लेट्स से व्हाट इफ वाई received the letter on 7th but read it on 8th। ठीक है, तो फिर क्या बोलेंगे? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर is now completed on 8th। जब वो एक्चुअली में लेटर रीड कर लेता है। लॉ बोलता है द ऑफर इज कम्युनिकेटेड व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरी। तो उसको नॉलेज कब मिलेगी? जब वो उसे रीड कर लेगा। 7 तारीख को उसको मिला लेकिन उसको नॉलेज कब मिली? जब उसने वो लेटर को पढ़ा ऑन द 8th। सो ऑफर इज कम्युनिकेटेड ऑन 8th, दैट इज व्हेन ही एक्चुअली रीड्स इट। ठीक है, लिखा। चलो अब एक्सेप्टेंस की डेट्स देख लेते हैं। ये लाइन देखना। ओके, नाउ व्हेन इज द एक्सेप्टेंस कंप्लीट एज अगेंस्ट एक्स? तो लॉ बोलता है कि जैसे ही वाई ने वो लेटर पोस्ट कर दिया, अब वो डब्बे में से वापस तो नहीं निकाल सकता। जैसे ही वाई ने अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया, एक्स बधाई हो, तेरा तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट हो गया, अब तो ये ऑफर किसी और को नहीं दे सकता, तू रुक जा, 2 दिन में तुझे वो लेटर भी मिल जाएगा। लेकिन इस डेट पे इसका ऑफर एक्सेप्ट हो गया, एक्स के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, एक्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट बन गया क्योंकि उसका ऑफर एक्सेप्ट हो गया ऑन द 8th। As soon as Y posts the letter, he puts it in the course of transmission। अब उसके हाथ से वो गया लेटर, अब वो वापस नहीं ले सकता, ऑफर एक्सेप्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ठीक है, अब एक चीज याद रखना स्टूडेंट्स, ये जो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूं ना, ये सब रियल टाइम मॉनिटरिंग नहीं होती है, पॉसिबल भी नहीं है। आपको कैसे समझेगा कि इसने 8 तारीख को डब्बे में लेटर डाला, मेरे लिए ऑफर बन गया, अब मैं मेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट बन गया, अब मैं ये ऑफर किसी और को नहीं दे सकता? आप रियल टाइम में ट्रैकिंग रख ही नहीं सकते।
ये जो भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं ना, ये पोस्टमार्टम जैसा है। गड़बड़ हो गई, कुछ तो इश्यू आ गया, केस कोर्ट में चला गया, अब हम पीछे जाके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो मैम ये डेट्स हम लोगों को पता ही कैसे चलेंगी? अच्छा, एक लेटर के ऊपर अगर आपने देखा होगा, पता नहीं आपने ये सब नोटिस किया है कि नहीं, क्योंकि आजकल तो कोई लेटर आता ही नहीं है घर पे। लेकिन हमारे बचपन में ना सब लेटर्स आते थे, तो हम लोग उसके स्टैम्प्स भी देखते थे, उसको निकाल के रखते थे। स्टैम्प बुक बनाई हुई थी हमने, हमारे टाइम का ये सब ऐसे था। सो व्हेन आई वाज स्मॉल वी यूज्ड टू गेट एवरीथिंग वाया लेटर्स। मतलब तभी तो वो ईमेल पे भेजने का या फिर व्हाट्सएप वगैरह तो कुछ था नहीं, तो लेटर्स ही आते थे। अब लेटर के ऊपर ना काफ़ी सारे स्टैम्प्स होते हैं। स्टैम्प्स इन द सेंस पोस्टेज तो है ही, लेकिन जैसे ही आपका लेटर पोस्ट ऑफिस में आ जाता है ना, तो वो एक ठप्पा मार देता है डेट का और अपने पोस्ट ऑफिस के नाम का। तो मालूम पड़ता है कि ये डेट पे ये पोस्ट ऑफिस में लेटर मिला था। तो जैसे मैंने यहाँ पे डब्बे में डाला, ठीक है, पोस्ट बॉक्स में डाला, पोस्टमैन ने उसको निकाला, वो पोस्ट ऑफिस लेकर गया, पोस्ट ऑफिस उधर एक ठप्पा मार देती है कि ये पोस्ट ऑफिस में ये डेट पे लेटर आया, फिर वो दिल्ली भेज देगी। फिर दिल्ली वाले जो पोस्ट बॉक्स, डिपेंडिंग ऑन द पिन कोड, वहां का जो पोस्ट ऑफिस है, उसको वो लेटर मिला, तो वो भी एक ठप्पा मार देगा कि ये डेट पे मुझे मिला, और फिर पोस्टमैन उसको लेकर जाएगा। तो ये जो डेट्स मैं आपको बता रही हूँ ना, ये ऑलरेडी वो एनवेलप पे स्टैम्प्ड होती हैं, इसीलिए मुझे पता चल जाता है। तो व्हाटएवर वी आर डिस्कसिंग कि कब कम्युनिकेट हुआ होगा, इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट कब बना होगा, ये सब हम कोई इश्यू आने के बाद पीछे जाके सब खुरेद रहे हैं। आप समझे? तो ये सब आप ये मत समझो कि ये सब रियल टाइम ट्रैकिंग हो रही है, रियल टाइम ये सब करना पॉसिबल ही नहीं होता है। चलो, अब लॉ क्या बोलता है कि जैसे ही वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस वाई ने पोस्ट कर दिया, एक्स तेरा तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। लेकिन वाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? वाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ओनली व्हेन द लेटर रीचेस एक्स। मैम दोनों के लिए अलग डेट्स क्यों? एक्स के लिए ऑफर एक्सेप्ट हुआ ऑन 8th, लेकिन वाई के लिए आप बोल रहे हो एक्सेप्टेंस होता है ऑन 10th। इसका मतलब है एक्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट बन गया ऑन द 8th और वाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट बन गया ऑन द 10th। दोनों के लिए तो सेम डेट पे कॉन्ट्रैक्ट बनना चाहिए। आपके इस एग्जाम्पल में दोनों के लिए अलग अलग डेट्स पे कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ऐसे क्यों? वी विल डिस्कस इन सम टाइम। ठीक है, आपने नोटिस किया ऑल द डेट्स गो क्रॉस। अब मेरे साथ कंटिन्यू करो, लिखो communication of acceptance is completed as against offerer X on 8th April। आपको चाहिए तो हम थ्योरी भी यहां पर लिख देते हैं। As soon as the letter of acceptance is posted by offeree। ऑफरी के लिए कब कंप्लीट होता है? 10th। ठीक है, वाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट कब बना? 10th को। As soon as the letter of acceptance comes to the knowledge, मतलब जब वो रीड करता है, ऐसा भी हो सकता है लेटर आ गया अगले दिन मैंने पढ़ा, अगले दिन कम्युनिकेशन हो गया। When the letter of acceptance comes to the knowledge of the offerer,
तो जब उसको पता चला तब कम्युनिकेशन होगा। लॉ में यहाँ पर वर्ड्स क्या यूज किए हैं? एज सुन एज द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड बाय द ऑफरी के लिए वर्ड्स यूज किए हैं पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। ओके, इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, ये वर्ड्स यूज हुए हैं लॉ में। आपको पता है इसका क्या मीनिंग होता है? यस, इस इन सब का क्या मीनिंग होता है? दैट इज, ये लिखो, उसके नीचे लिखो, दैट इज फॉर एक्स contract is made on 8th of April. That is, his offer is accepted. Now he cannot offer to sell his flat to someone else. अब उसका ऑफर एक्सेप्ट हो गया है भाई, अभी तो ये ऑफर किसी और को मत दे। हाँ, वाई के लिए कब होगा? Contract is made on 10th. Okay, his acceptance is complete. ये लिखो, तो एक्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट कब बना? 8th को। वाई के लिए बना ऑन 10th। अब एक्स ने ऑफर दिया था, वो वाई के पास पहुंच भी गया, वाई ने अपना एक्सेप्टेंस दिया, लेकिन वो पहुंचने से पहले उसको लगा कि अरे मुझे मेरा एक्सेप्टेंस नहीं देना था। पहले मुझे लगा मेरे पास इतने पैसे आ जाएंगे, लेकिन अब लगता है नहीं आएंगे शायद, मुझे मेरा एक्सेप्टेंस नहीं देना चाहिए था। ही वॉन्ट्स टू कॉल बैक हिज इन हिज एक्सेप्टेंस। ऑफर के साथ भी हो सकता है, एक्स ने ऑफर दे तो दिया, लाल डब्बे में 5 तारीख को ऑफर डाल भी दिया लेटर में, फिर उसको रियलाइज हुआ अरे मुझे ये ऑफर नहीं देना था, तो कौन से डेट से पहले पहले वो ऑफर रिवोक कर सकता है? रिवोक का मतलब होता है टू कॉल बैक, टू कॉल बैक। लेट्स डिस्कस दैट ऑल्सो। मैंने ऑफर दिया, लेकिन अब मुझे रियलाइज होता है कि नहीं नहीं मुझे ये घर नहीं बेचना, तो हम कौन सी डेट से पहले अपना ऑफर वापस ले सकते हैं? लेट अस डिस्कस रिवोकेशन of offer and acceptance. To revoke means
to call back. मैंने पहले ऑफर दिया, फिर मुझे अभी उसको वापस लेना है. अच्छा एक बात बताओ, एक्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? एक्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? एक्स ने ऑफर दिया ऑन 5th, जो वाई को पहुंचा ऑन 7th, और वाई ने लेटर पोस्ट किया 8th को और एक्स को मिला 10th को. एक्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? एक्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है बताओ? कॉन्ट्रैक्ट कब बना उसके लिए? लिखा है मैंने पहले. कब बना? वेरी गुड, ऑन 8th April. कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले वो अपना ऑफर वापस ले सकता है ना. सो ही कैन रिवोक एनी टाइम बिफोर 8th April. करेक्ट, वेरी गुड. X is bound by the contract on 8th. Therefore, he can revoke his offer anytime before 8th April. उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले वो अपना ऑफर वापस ले सकता है ना. अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे. वाई ने लेटर डब्बे में डालने से पहले एक्स अपना ऑफर वापस ले सकता है. जैसे ही वाई ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया, फिर एक्स तेरा ऑफर एक्सेप्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, फिर तू कुछ नहीं कर पाएगा. तो इसने वो लेटर डब्बे में डालने से पहले तू रिवोकेशन कर दे. ठीक है. अच्छा, अब वाई कब कर सकता है? वाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? वाई इज बाउंड बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑन, बताओ वाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? टेंथ ऑफ अप्रैल. तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले पहले वो अपना एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकता है. सो देयरफॉर ही कैन revoke his acceptance anytime before 10th. 10th के पहले पहले कभी भी रिवोक कर सकता है. उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले, उसका एक्सेप्टेंस कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले वो कभी भी रिवोक कर सकता है. 7th को एक्स का लेटर वाई को सिर्फ मिला था, लेकिन एक्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना. एक्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट 8th को बना ना, तो वो 8th के पहले पहले अपना ऑफर रिवोक कर सकता है. ही कैन रिवोक एनी टाइम बिफोर ही इज बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट. 7th को तो सिर्फ वाई को ऑफर के बारे में पता चला था, उसने अपना एक्सेप्टेंस नहीं दिया था, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना था. तो उस कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले एक्स अपना ऑफर वापस ले सकता है. ये लिखा आपने. अब ये स्टूडेंट का कितना अच्छा डाउट आया, मैम 7th को क्या हुआ था? 7th को तो सिर्फ ऑफर पता चला था ना वाई को. ऐसे कंफ्यूजन हो सकती है ना कि मैम उसको पता चला, फिर उसने लेटर लिखा, इसीलिए हम बोलते हैं एक्स तू एक काम कर, यू पोस्ट द लेटर ऑफ रिवोकेशन और यू पोस्ट रिवोकेशन बाय अ फास्टर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. देख,
वो अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस देने से पहले ही तेरा रिवोकेशन पहुंच जाना चाहिए. यस, योर रिवोकेशन शुड रीच बिफोर ही गोज एंड पोस्ट्स द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस. एक बार तेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट बन गया, फिर तू रिवोकेशन नहीं कर पाएगा. तो तू जा, देखो अगर रिवोकेशन करनी है ना तो तू फटाफट कर. हम उसको बोल रहे हैं रिवोकेशन must be by a faster means of communication. जैसे स्पीड पोस्ट से आप भेज दो, कुरियर कर दो, कॉल पे बता दो. एग्जाम में वो लोग यूज करेंगे टेलीग्राम, लेकिन एक्चुअल में टेलीग्राम की सर्विस पोस्ट डिपार्टमेंट ने बंद कर दी है. कोई यूज ही नहीं करता आजकल. व्हाट्सएप और कॉल इतना सस्ता हो गया, टेलीग्राम कौन भेजेगा. आपने अगर पता नहीं पुरानी मूवीज देखी है कि नहीं, तो वहां पर बोलते थे तार आया है, तार, ऐसे बोलते थे तार आया है, बिकॉज दैट वॉज ट्रांसपोर्ट, दैट वॉज सेंट ऑन अ लाइटनिंग स्पीड. मतलब वो बहुत जल्दी कम्युनिकेशन होती थी, तो बोलते थे तार आया है, मतलब दैट शोज अर्जेंसी. टेलीग्राम ऑलवेज शोज अर्जेंसी, मतलब किसी का अगर तार आ गया मतलब कुछ तो गड़बड़ हुई है, कोई मर गया है या कुछ, कोई जेल में चला गया है या कुछ तो गड़बड़ हो गई है. दैट शोज अर्जेंसी बिकॉज ये पर्सन को ऐसा क्या हुआ कि इसने इतने पैसे खर्च करके कुछ एक अर्जेंट इंफॉर्मेशन भेजी है. ऐसा क्या हुआ कि वो सादे पोस्ट से, लेटर से नहीं भेज सकता था. ऐसा क्या हुआ कि वो क्या बताना चाहता है. इट ऑलवेज शोज अर्जेंसी. So revocation must be by a faster means of communication. X, तूने तो तेरा लेटर पोस्ट कर दिया. Y का एक्सेप्टेंस पोस्ट होने से पहले तू अपना ऑफर रिवोक कर ले, तो उसको फटाफट बता दे. रिवोकेशन मस्ट बी बाय अ फास्टर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. कितनी भी कोशिश कर लो, गड़बड़ तो हो ही जाती है ना. एक फनी सिचुएशन देती हूं आपको. व्हाट इफ, let's say for example, okay, let's say for example कि वाई ने अपना एक्सेप्टेंस तो पोस्ट किया था, ये सोच के कि मैं पैसे की अरेंजमेंट कर लूंगा. वो अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस डब्बे में डाल देता है. फिर उसको रियलाइज हुआ कि यार नहीं, शायद मुझे पैसों का अरेंजमेंट करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा. तो वो अपना एक्सेप्टेंस रिवोक करना चाहता है, वापस लेना चाहता है. तो वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस तो पोस्ट कर चुका है, ठीक है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस वो पोस्ट कर चुका है. फिर उसको रियलाइज हुआ कि अरे यार, शायद मैं नहीं पैसों का अरेंजमेंट कर पाऊंगा. तो अब वो रिवोकेशन भी करना चाहता है, तो उसने लेटर ऑफ रिवोकेशन भी डाल दिया, मतलब टेलीग्राम डाल दिया, स्पीड पोस्ट डाल दिया. अनफॉर्चुनेटली जो इसका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस था और रिवोकेशन था, एक्स को एक ही साथ मिला. हो सकती है कि नहीं फनी सिचुएशन. सो व्हाट इफ एक्स रिसीव्ड letter of acceptance and टेलीग्राम ले लेती हूँ, इंटीमेशन वगैरह हमको इतने फैंसी वर्ड्स नहीं लिखने हैं. एंड टेलीग्राम ऑफ रिवोकेशन एट द सेम टाइम. ए भगवान, एक हाथ में लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है वाई का और दूसरे हाथ में उसका टेलीग्राम है. अब आप मुझे बताओ, अगर आप एक्स की जगह होते और वाई से आपको एक लेटर आया है और एक टेलीग्राम आया है, आप एक्स हो, ठीक है, आप लॉजिक लगा के बताओ मुझे, आप क्या पहले ओपन करते. आप
मुझे बताओ, अगर आपको एक ही पार्टी से लेटर भी आया है और टेलीग्राम भी आया है, तो आप क्या पहले ओपन करते? एक्सेप्टेंस ओपन करते, मतलब लेटर ओपन करते, रिवोकेशन ओपन करते? दोनों का अलग अलग आंसर आया है। आप लेटर पहले ओपन करते, टेलीग्राम नहीं ओपन करते क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई भी एक पर्सन को अगर सादा लेटर आया है और टेलीग्राम आया है, तो उसके ऊपर क्यूरियोसिटी तो होगी ना कि अरे ऐसा क्या हो गया कि वो सेम पर्सन ने टेलीग्राम भी भेजा, ओपन तो करके देखूं। सो ही विल एंड अप ओपनिंग द रिवोकेशन फर्स्ट। वही तो हम चाहते थे कि वो मेरा लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ना ओपन करे, वो मेरा रिवोकेशन पहले ओपन कर ले। ठीक है, तो एक नॉर्मल सेन पर्सन रिवोकेशन पहले ही ओपन करेगा, टेलीग्राम पहले ही ओपन करेगा, बिकॉज इट शोज अर्जेंसी। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। अब जैसे एक स्टूडेंट ने बोला मैं तो लेटर पहले ओपन करती, दूसरा एक स्टूडेंट बोलता है कि नहीं मैं तो पहले टेलीग्राम ओपन करता। तो दो लोग हैं, अलग सिचुएशंस हो सकती है ना। तो लॉ बोलता है कॉन्ट्रैक्ट बना है या नहीं बना है इज अ मैटर ऑफ चांस। चांस मतलब अगर वो पर्सन ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ओपन कर लिया, उसने टेलीग्राम बाद में देखा या देखा ही नहीं, या दोनों आए थे, उसने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पहले ओपन किया, तो भैया आपका ऑफर एक्सेप्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, अब वो रिवोकेशन के टेलीग्राम का कोई यूज नहीं है। लेकिन अगर वो टेलीग्राम पहले ओपन करता है, मतलब रिवोकेशन पहले ओपन करता है, तो दिया हुआ एक्सेप्टेंस रिवोक हो चुका है, अब वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस का कोई फायदा नहीं है। मैम आप तो ये सिचुएशन बोल रहे हो कि पार्टी सच बोल रही है। व्हाट इफ द पार्टी इज लाइंग? ओपन उसने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पहले किया था, फिर बोलता है नहीं नहीं मैंने तो रिवोकेशन पहले ओपन किया, या फिर रिवोकेशन पहले ओपन किया और झूठ बोल रहा है कि नहीं मैंने तो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ओपन किया था, ऑफर तो एक्सेप्ट हो चुका है, अब कैंसिल नहीं कर सकते। देखो अगर आप झूठ बोल रहे हो तो सामने वाले लॉयर की जिम्मेदारी है कि ये प्रूव करे कि बंदा झूठ बोल रहा है। लेकिन अगर वो प्रूव ही नहीं कर पा रहा, मतलब कोई विटनेस है नहीं नहीं ला पा रहा, या विटनेस है वो भी झूठ बोल रहा है, अगर वो नहीं प्रूव कर पा रहा, तो आपने अगर झूठ बोला तो जो झूठी गवाही है उसके वजह से कॉन्ट्रैक्ट फिर वैसे ही बनेगा ना, मतलब वो नतीजा वही होगा, गलत ही होगा। बट वी डोंट अज्यूम दैट पीपल विल गो एंड लाई बिकॉज यू आर अंडर एन ओथ। हम जो बोलेंगे, सच के सिवा कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो हम अज्यूम नहीं करते कि आप झूठ बोल रहे हो। दूसरी बात, आप सूट्स देखते हो क्या? एक वेब सीरीज है सूट्स, पता नहीं आपने देखी है कि नहीं। अच्छा, तो उसमें ना ये वर्ड बहुत आता है, पर्जरी। पर्जरी, पर्जर मतलब अगर आपने स्टैंड पे जाकर झूठ बोला, यू आर कमिटिंग अ पर्जरी, मतलब ये एक पनिशेबल ऑफेंस है, आपको जेल हो सकती है। विटनेस में जाके, बॉक्स में जाके आप झूठ बोल रहे हो, दैट अमाउंट्स टू पर्जरी। तो लोग डरते हैं और लॉयर भी बोलता है देखो हाँ अगर आप झूठ बोल रहे हो आपको पता है फिर आपको जेल हो सकती है, वो डराता है वहां पे। तो हम अज्यूम करते हैं कि लोग जाके सच ही बोलेंगे क्योंकि वो फिर डर जाते नहीं नहीं मेरे को भी जेल हो गई तो। एंड अगर आपने झूठ झूठ बोला, झूठी गवाही दी, तो वो पर्जरी माना जाता है, इट्स अ पनिशेबल ऑफेंस, क्रिमिनल ऑफेंस है वो। तो लॉ बोलता है कि भाई देखो अभी लोगों का तो पता नहीं वो क्या सच में उसने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ओपन कर लिया होगा या सच में उसने रिवोकेशन पहले ओपन किया, हमको नहीं पता ना। तो वेदर कॉन्ट्रैक्ट इज मेड और नॉट डिपेंड्स अपॉन विच एवर लेटर इज ओपन फर्स्ट। तो लिखो इट्स अ मैटर ऑफ चांस। यस, whether a contract is formed or not depends on whichever letter or telegram is opened first. So can I say this is a matter of chance?
if letter of acceptance is opened first, contract is formed. ठीक है, contract is formed. But if telegram of revocation of acceptance is opened first, then acceptance is revoked. No contract is formed, or you can also say concluded. कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं ना, क्योंकि रिवोकेशन आपने पहले ओपन कर लिया. तो अगर टेलीग्राम पहले ओपन किया तो ठीक है, रिवोकेशन हो गया, फिर तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं. सेम ऑफर के लिए भी आता है. ओके, सिमिलरली the above provisions can be applied to letter of offer and telegram of revocation of offer reaching at the same time. तो अगर दोनों सेम टाइम पे पहुंचते हैं, ऑफर और रिवोकेशन, तो सेम प्रोविजन, विच एवर इज ओपनड फर्स्ट. हमें नहीं पता, जो भी पहले ओपन हो गया वो डिसाइड करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट बनता है या नहीं बनता है. ओके मैम, एक ना डाउट आया है. अच्छा, ये लिखा ना, जस्ट देख लो. एक ना डाउट आया है कि वाई ने अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया. ठीक है, वाई ने अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया. एक्स के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, क्योंकि जैसे ही वाई एक्सेप्टेंस डाल देता है, एक्स एक्सेप्टेंस पोस्ट हो चुका है, तेरा ऑफर एक्सेप्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया तेरे लिए. वाई ने अपना लेटर पोस्ट कर दिया, एक्स के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया. जैसे ही वाई पोस्ट कर देता है, एक्स के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, बट इट गॉट लॉस्ट बाय द पोस्ट डिपार्टमेंट. एक्स को वो फिजिकली लेटर मिला ही नहीं, मतलब वाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं. अब क्या करें, अब क्या करें, आपको सिचुएशन समझी. वाई ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया.
अरे जैसे ही वाई पोस्ट कर देता है एक्स के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, लेकिन वो लेटर एक्स को पहुंचा ही नहीं, इट गॉट लॉस्ट। तो अब वाई के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट 10th को बनेगा, दैट इज व्हेन इट रीचेस, लेकिन ये तो पहुंचा ही नहीं लेटर, वो तो घूम गया, अभी क्या करे, वाई के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। ऐसे तो नहीं हो सकता ना, एक्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट बन गया और वाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, कॉन्ट्रैक्ट तो दोनों पार्टीज के लिए बनना चाहिए। क्या करें अभी? व्हाट इफ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस is lost in transit, गुम हो गया है ये। तो अब y के ऊपर डिपेंड करता है, देख भाई अब तू डिसाइड कर, तेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट बनता है या नहीं बनता है, वो तू देख ले अभी। अब पोस्ट की तो गलती है, डिपार्टमेंट की गलती है, पोस्ट ऑफिस की गलती है, तेरा लेटर घुमा दिया। अब तेरे लिए तो कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब वो लेटर एक्स को मिलेगा, लेकिन ये तो गुम गया, वो तो मिलेगा ही नहीं। अभी तू देख ले, तेरे ऊपर डिपेंड करता है। तेरे को ये घर खरीदना है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रख ले, और अगर तेरे को कैंसिल करना है तो वो तुझे हम ऑप्शन देते, अभी हम क्या करें, हमारी गलती है। कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ वाई। तो आप लिख सकते हो यहां पर, इफ द लेटर इज लॉस्ट इन ट्रांजिट then contract becomes voidable at the option of y। अब उसकी मर्जी है, देख y, तुझे अगर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रखना है तो ठीक है, फिर तू उसका घर खरीद ले, लेकिन अगर तुझे कैंसिल करना है तो तू कैंसिल भी कर सकता है। एक्स ये कैंसिल करना चाहता है, तो तेरे लिए जो एक्सेप्टेंस है अब वो वैलिड रहा ही नहीं, अब वो नहीं खरीदेगा तेरा घर। तो अगर लेटर खो जाता है तो वाई फायदे में रहेगा, बिकॉज वो डिसाइड करेगा अब कि मुझे कैंसिल करना है या इसको वैलिड रखना है। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट जो हमने डिस्कस नहीं की, कि दोनों के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनने वाली डेट्स अलग क्यों हैं? वाई इज इट सो? नाउ चलो मान लो दोनों के लिए कॉन्ट्रैक्ट 8th को बनता है, ठीक है, एक ही डेट रखते हैं, चलो 8th को बनेगा। अब आप एक्स को रिवोकेशन का टाइम दे रहे हो, आप एक्स को क्या बोल रहे हो, तूने अपना लेटर पोस्ट किया 5 तारीख को, लेकिन तेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट बनता तो 8 तारीख को है ना। तेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले तू कभी भी रिवोक कर सकता है, मतलब तेरे पास 5th 6th 7th ऐसे 3-4 दिन है रिवोकेशन के। लेकिन वाई, तू जैसे ही लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट करेगा तेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, दोनों के लिए एक ही दिन पे बन रहा है कॉन्ट्रैक्ट, तू रिवोकेशन नहीं कर सकता अभी। ये तो गलत बात हो गई ना। आप अगर दोनों के लिए कॉन्ट्रैक्ट 8th को ही बना रहे हो तो आप एक्स को रिवोकेशन का थोड़ा सा टाइम दे रहे हो, लेकिन वाई को बोल रहे हो नहीं नहीं, तू जैसे ही लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस डालेगा तेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट बन गया, तू रिवोकेशन कर ही नहीं सकता। गलत है ना। तो ठीक है यार, दोनों के लिए 8th को कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता क्योंकि वाई को रिवोकेशन का बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा। जैसे ही वो लेटर डाल देते हैं आप बोलते हो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, नहीं नहीं, उसको भी रिवोकेशन का थोड़ा मौका दो ना। ठीक है, दोनों के लिए 8th को नहीं बन सकता, तो दोनों के लिए 10th को बना देते हैं, 10th को बना देंगे। चलो दोनों के लिए कॉन्ट्रैक्ट 10th को बनता है। आप बोल रहे थे ना दोनों के लिए अलग डेट्स क्यों, ठीक है यार, एक ही दिन पे डाल देते हैं, दोनों के लिए कॉन्ट्रैक्ट 10th को बनेगा। दोनों के लिए कॉन्ट्रैक्ट 10th को बनेगा। इसका मतलब है एक्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट 10th को बनेगा और वाई के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट 10th को बनेगा। एक्स के लिए अगर कॉन्ट्रैक्ट 10th को बनेगा, इसका मतलब है कि एक्स अपना ऑफर कभी भी रिवोक कर सकता है बिफोर 10th, क्योंकि उसके लिए तो कॉन्ट्रैक्ट 10th को बनेगा ना। कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले एक्स रिवोकेशन तो कर सकते हैं अपने ऑफर की। मान लो ही डिसाइड्स टू रिवोक ऑन 9th ऑफ अप्रैल, ये तो गलत हो जाएगा, ऐसे कैसे कर सकता है? वाई ने अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया है,
ऑफर एक्सेप्ट हो चुका है, फिर आप ऑफर का रिवोकेशन कैसे करवा सकते हो? आप समझे? एक बार फिर से सुनो। दोनों के लिए कॉन्ट्रैक्ट अगर हम 10th को बनाएं, इसका मतलब एक्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट 10th को बनेगा, तो वो 10th के पहले पहले अपने ऑफर को रिवोक कर सकता है। तो वो डिसाइड करता है कि मैं 9th को अपना ऑफर रिवोक कर लूंगा, लेकिन वाई तो अपना एक्सेप्टेंस का लेटर ऑलरेडी 8th को पोस्ट कर चुका है, एक्स का ऑफर एक्सेप्ट हो चुका है, तो फिर रिवोकेशन कैसे होगा ना? ये तो बहुत गलत लॉजिक लग रहा है। वाई अपना लेटर पोस्ट कर चुका है, अब वो पहुंचने में 2 दिन लगते हैं, तो फिर इसमें वाई की क्या गलती है? आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं 10th के पहले तो कभी भी रिवोकेशन कर सकते, कैसे करेगा? वाई अपना एक्सेप्टेंस पोस्ट कर चुका है, उसके बाद आप रिवोकेशन अलाउ नहीं कर सकते। अरे यार, फिर तो हम 10th को भी दोनों के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ना 8th को कर सकते हो ना 10th को कर सकते हो, तो दोनों का कॉन्ट्रैक्ट एक ही दिन पे पूरा करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए दोनों को अलग डेट्स डाल दो। एक्स तेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ऑन 8th और वाई तेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ऑन 10th। तो दोनों के लिए अलग डेट्स रखने की वजह से एक्स को रिवोकेशन के लिए हमने थोड़े दिनों का मौका दिया, सिमिलरली वाई का कॉन्ट्रैक्ट 10th को बनाने की वजह से हमने उसको भी पोस्ट करने के बाद कुछ दिनों का मौका दिया ना रिवोकेशन का, तो दोनों के लिए फेयर था ये, क्योंकि वाई ऑलरेडी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर चुका है, एक्स का ऑफर एक्सेप्ट हो गया, तो एक्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट बन गया 8th को और वाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ऑन 10th। ये लॉजिक लग रहा है, ये ठीक लग रहा है, इसीलिए दोनों के लिए अलग डेट्स हैं। ठीक है, चलो अब ये सब हम टेक्स्ट बुक में से पढ़ लेंगे। When the contracting parties are sitting face to face, जब वो फेस टू फेस बैठे हैं, अच्छा एक मिनट, एक डाउट आया है। एक्सेप्टेंस पोस्ट होने के बाद, ओके लेट मी गो, एक्सेप्टेंस, एक डाउट है यहाँ पे, एक्सेप्टेंस पोस्ट होने के बाद एक्स ने किसी को नया ऑफर दे दिया क्योंकि उसको एक्सेप्टेंस के बारे में पता नहीं था। वेरी गुड क्वेश्चन। एक्स को तो पता ही नहीं था क्योंकि ये सारा कुछ पोस्टमार्टम तो हम बाद में कर रहे हैं ना, एक्स को नहीं पता था। तो मेरे 2 आंसर्स हैं इसके लिए। सबसे पहला आंसर, आप हमेशा किसी और को ऑफर देने से पहले रीजनेबल टाइम वेट करोगे, क्योंकि आपको पता है कि वाई अपना एक्सेप्टेंस देगा, और क्योंकि लेटर से हो रहा है तो ये लोगों की मेंटालिटी है कि अगर लेटर है तो थोड़ा तो आने जाने में टाइम लगता है। तो जो भी लेटर से कम्युनिकेशन कर रहा है वो इतना पेशेंस रखेगा और उसको इतनी अवेयरनेस है कि वो थोड़ा सा तो वेट करेगा, और कोई भी रीजनेबल पर्सन जो है वो थोड़ा वेट करता है कि नहीं? अब मैंने बैच अनाउंस कर दिया तो मुझे 15-20 दिन पहले अनाउंसमेंट डालनी पड़ेगी कि 15 तारीख को बैच है, 15 तारीख को बैच है। मुझे कुछ टाइम तो देना पड़ेगा और मैं तो वेट करूंगी ना, एडमिशंस आएंगी नहीं आएंगी, तो लोग ऑफर देने के बाद जनरली वेट करते हैं। ठीक है, हाँ लेकिन ऐसा तो हो सकता है कि हमने वेट भी किया और फिर हमें लगा शायद वाई इंटरेस्टेड नहीं है तो हमने किसी और को ऑफर दे दिया, लेकिन जैसे ही मैंने किसी और को ऑफर दिया मुझे तुरंत वाई का एक्सेप्टेंस लेटर भी आ गया था, तो इसका मतलब उसने पोस्ट कर दिया होगा मेरे किसी और को ऑफर देने से पहले। तो पोस्टमार्टम करते हैं फिर, अरे अरे कहाँ है डेट्स, कहाँ है, नहीं नहीं इसने तो पोस्ट कर दिया हुआ था। मतलब एक्स ने जेड को ऑफर देने से पहले ही वाई ने अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया था, तो जेड को दिया हुआ ऑफर वैलिड रहेगा ही नहीं, वाई के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। मैम जेड ने तो तुरंत हाँ बोल दी थी, उसने तो पैसे देके, हमने उसको घर की चाबी भी दे दी थी। नहीं, आपको ये घर वाई को ही सेल करना पड़ेगा, जेड का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा।
ऐसे करना है। हाँ, ये थोड़े से एक्सेप्शंस वगैरह हमने डाले हैं, बट लॉजिकली यही आंसर है कि एक्स का ऑफर एक्सेप्ट हो चुका था। नाउ एक्स कैन नॉट गिव द ऑफर टू समवन एल्स, तो सेल वाई को ही होगी। ठीक है। When the parties are sitting face to face, there's no gap in communication, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि इमीडिएट कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो जाता है। डिफिकल्टी अराइजेस व्हेन दे आर एट डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर, और पोस्ट, टेलीग्राम, टेलीफोन वगैरह से बातचीत हो रही है, तो हम जानना चाहते हैं कि कम्युनिकेशन कब होगा, तो सेक्शन 4 एंड 5 यहां पर है। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, communication of offer is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made। सामने वाली पार्टी को मेरे ऑफर के बारे में पता चलेगा, तब कॉन्ट्रैक्ट, तब ऑफर कम्युनिकेट होगा ना। तो मेरे एग्जाम्पल में वाई को ऑफर के बारे में कब पता चला, ऑफर ना, ये डेट्स देखो, एक्स का ऑफर कम्युनिकेट हुआ ऑन 7th, वाई को 7th को पता चला ना। So when the letter reaches the offeree, सिर्फ रीच करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको पढ़ना भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है केस बेस्ड के लिए। राइट डाउन, सीबी क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। mere receiving of letter is not sufficient, the offeree must also read the message contained in the letter, उसको पढ़ना भी चाहिए। तो अगर 7th को लेटर मिल गया लेकिन उसने 8th को पढ़ा, तो 8th को ऑफर कम्युनिकेट होगा जब वो पढ़ लेगा। एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट होगा, एज अगेंस्ट द ऑफरर, when the letter is put in the course of transmission। जैसे ही वो डब्बे में डाल देता है, ऑफर एक्सेप्ट हो गया, एक्स तेरे लिए तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ऑफरर इज बाउंड even if this letter is lost or delayed by the post। ये हमने पढ़ा था ना कि वाई ने डब्बे में तो डाल दिया, एक्स तेरे लिए तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, लेकिन वो लेटर लॉस्ट हो गया, तो वाई डिसाइड करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट बनेगा या नहीं बनेगा, उसके हाथ में है। एज अगेंस्ट एक्सेप्टर वाई कब बनता है, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरर या प्रपोजर। अगर लेटर गुम हो जाता है तो फिर क्या करें, ऑफरर तो बाउंड है, क्योंकि जैसे ही लेटर पोस्ट हो गया था ना, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, उसके लिए तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया था। ही इज बाउंड इवन इफ द लेटर इज डिलेड, रॉन्गली डिलीवर्ड और इट इज लॉस्ट। हाँ, लेकिन शर्त यह है कि ऑफरी ने करेक्ट एड्रेस लिखा था, स्टैंप किया हुआ था और एक्चुअली में पोस्ट किया था। मतलब वाई ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लिखा था, पोस्ट भी किया था, फिर गुम हो गया ना पोस्ट ऑफिस से, तो हमने बोला कि एक्स जैसे ही ये लेटर डाल देता है, तेरे लिए तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, तू तो बाउंड है बाय योर ऑफर, रुक, मिलेगा कहीं ना कहीं से तो लेटर। तो एक्स को बाइंड करने के लिए लॉ बोलता है कि ये जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है, वाई तूने करेक्ट एड्रेस डाला था ना, हाँ, तूने प्रॉपर स्टैंप लगाई थी ना, हाँ, मैंने 10 रुपीज की जो स्टैंप चाहिए थी वो लगाई थी, एंड इट इज एक्चुअली पोस्टेड। तो अगर वाई ने ये सारे काम बराबर किए हैं, तो एक्स, अब इसमें वाई की तो गलती दिख नहीं रही है, ये पोस्ट की गलती दिख रही है। ओके, तो इन दिस केस तेरे लिए तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अब देखते हैं वाई क्या डिसाइड करता है, एक्सेप्टर क्या डिसाइड करेगा। ही इज नॉट बाउंड टिल इट रीचेस द ऑफरर।
अब कॉन्ट्रैक्ट उसके ऑप्शन पे वॉइडेबल है, या तो वो कैंसिल कर सकता है या फिर वो ऑफरर को बोल सकता है नहीं नहीं मेरे को तो ये घर खरीदना ही है, तू दे दे। Thus acceptor is at advantage if the letter is lost or delayed, क्योंकि वो अभी डिसाइड करेगा, बॉल इज इन हिज कोर्ट, वो डिसाइड करेगा कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है या एक्सेप्ट करना है। ये पढ़ेंगे थोड़ी देर में। रिवोकेशन, रिवोकेशन पे आ जाओ। ओके, रिवोकेशन। नाउ टू रिवोक मीन्स टू कॉल बैक, विदड्रॉ। ओके, टू टेक बैक या फिर विदड्रॉ। ऑफर कब रिवोक हो सकता है? वॉइडेबल की लिस्ट में आप ऐड कर सकते हो, यस आप कर सकते हो। वैसे ये बहुत बार एग्जाम में आता नहीं है, बट वॉइडेबल की लिस्ट में लिख दो ताकि हमारा मिस नहीं हो। ठीक है, वॉइडेबल की लिस्ट में लिख देते हैं। ये क्या लिखोगे? ये लिखो, मैम बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो आप ये लिखना, इफेक्ट ऑफ डिले और लॉस ऑफ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इन पोस्टल ट्रांजिट, ये लिखो। ठीक है, ये लिखो। कॉन्सेप्ट बुक का पेज नंबर भी लिखना आपके लिस्ट में, ताकि आपको पता चले कि ये कहां से आया है वॉइडेबल। पहले तो ये लिखो, ठीक है। फिर आप ये लिखो, ये लिखो दोनों बुलेट पॉइंट्स। आई विल वेट। डन। नाउ revocation, it means to call back, to take back. So offer can be revoked anytime before the communication is complete as against the proposer. ऑफरर के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट 7 हमारे केस में 8th को बना था, उसके पहले पहले रिवोकेशन कर सकता है। और एक्सेप्टर कभी करेगा? बिफोर द ऑफर
is accepted, acceptance is complete as against the offerer. ये हमने पढ़ा था that revocation must be by a speedier. Speedier means faster means of communication. It must be by a faster means. तो टेलीग्राम भेज दो, it shows urgency. कॉल कर लो, स्पीड पोस्ट भेज दो. मेरे हिसाब से आपको ये नहीं पढ़ना चाहिए, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. Simultaneous delivery of letter of acceptance and revocation of acceptance. ठीक है. Simultaneous delivery मतलब अरे मैंने लेटर भेजा था एक्सेप्टेंस का, फिर टेलीग्राम भी भेजा, दोनों एक ही साथ मिले. In case the letter of acceptance and the communication of revocation of acceptance are delivered to the proposer at the same time. अब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा या नहीं बनेगा? It's a matter of chance. If the offerer reads the letter of acceptance first, then a binding contract will arise. But if he reads the communication of revocation first, तो फिर कोई बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा. तो पता नहीं, इट्स अ मैटर ऑफ चांस. बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है. डिपेंड्स ऑन विच एवर लेटर इज ओपन फर्स्ट. These contracts are also known as, हाईलाइट करो, accidental form of contracts. मतलब पता नहीं ना बनेगा कि नहीं. It depends on whichever letter is opened first. It's a matter of chance. So these are also known as accidental form of contracts. एक प्रोविजन हमने नहीं पढ़ी थी, वो अभी पढ़ेंगे. What if the communication is via telephone, telex, fax या फिर ईमेल? अब आपने एक बात नोटिस की, हम लेटर के बारे में पढ़ रहे थे. वी ट्रस्ट द पोस्ट. हमको ये नहीं लगता है कि पोस्ट घुमा देगा. ठीक है, वो घूम सकता है, वो एक पॉसिबिलिटी है, बट वो बहुत रेयर होता है. यहां पर प्रोविजंस आर डिफरेंट इफ द कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस वाया इलेक्ट्रॉनिक मोड. लेटर वाला हमने पढ़ लिया. अब छोटा सा उन्होंने एक प्रोविजन डाला है कि ठीक है, लेटर से ना करते हुए आप अगर कॉल कर लो, टेलीफोन पे अगर कम्युनिकेशन हो रहा है, या मैंने ईमेल भेज दिया या फैक्स भेज दिया. फैक्स भी क्या होता है ना, मैं यहाँ से पेपर जो मुझे भेजना है ना आपको, वो मैं एक मशीन आती है, फैक्स मशीन आती है एक. मैं फैक्स मशीन में वो पेपर डाल दूंगी, लाइक अ स्मॉल जेरोक्स मशीन ओनली. मैंने वो पेपर डाल दिया और टेलीफोन लाइन से ये सब कनेक्ट होता है. मैं आपका फैक्स नंबर डाल दूंगी, तो आपके यहाँ पर टेलीफोन लाइन से मैसेज जाएगा. पेपर पे जो भी लिखा हुआ था ना, आपके यहाँ पे भी एक पेपर पड़ा होगा, उस पेपर पे वो छप के प्रिंट होके आ जाएगा. ठीक है, तो टेलीफोन लाइन से वो मैसेज जाता है, वो रीड कर लेता है, और वो रीड करके टेलीफोन लाइन से भेजता है, और एग्जैक्ट वैसा ही प्रिंट आउट आपको मिल जाता है. मतलब आपको खुद लेटर देने की, भेजने की जरूरत नहीं है. टेलीफोन लाइन से मैसेज जाता है और वो एग्जैक्ट पेपर का पूरा प्रिंट आउट आता है. जो मेरे पेपर पे लिखा था वही आपको भी पूरा प्रिंट होके मिल जाता है. आजकल तो कोई फैक्स यूज भी नहीं करता है, क्योंकि अभी तो क्या है, व्हाट्सएप पे फोटो क्लिक की और भेज दी. अभी कौन फैक्स मशीन यूज करता है. टेलीफोन, बट ये सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स हैं. तो देखो इनके प्रोविजन ना थोड़े से अलग है. क्यों? अब एक्स ने वाई को कॉल किया. अरे सुन वाई, तू बोल रहा था ना तेरे को मुंबई में घर खरीदना है, तो मैं सोच रहा हूं बेच दूं, मैं अमेरिका शिफ्ट हो रहा हूं. तुझे खरीदना है क्या मेरा घर? तो ये वाई को कॉल करता है. ओके. अब अगर हम वही प्रोविजंस फॉलो करें जो मैंने आपको बताए थे फॉर लेटर्स, वही सेम अगर हम लोग अप्लाई करते, तो चलो देखते हैं क्या होगा. एक्स ने वाई को कॉल किया कि भाई तेरे को मेरा घर खरीदना है क्या. वाई हर्ड द मैसेज. हर्ड द मैसेज मतलब
उसको नॉलेज मिल गई, तो ऑफर कम्युनिकेट हो गया, ठीक है। तो ऑफर इज कम्युनिकेटेड क्योंकि वाई हर्ड द मैसेज। अब वही सेम लेटर वाले अगर हम प्रोविजंस अप्लाई करें, वाई जैसे ही यस बोलता है, हाँ हाँ मैं खरीदता हूं, ही पुट्स इट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, तो लॉ बोलता है एक्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट बन गया क्योंकि वाई ने हाँ बोल दिया। लेकिन टेलीफोन से हो रहा है ना, व्हाट इफ मैं अगर इसमें एक सिचुएशन ऐड कर दूं, व्हाट इफ वाई ने वहां पर यस बोला, लाइन वेंट ब्लैंक, लाइन कट गई और एक्स को वो सुना ही नहीं, उसको लगा कि वाई ने गुस्से में आके फोन ही रख दिया, तो फिर उसने ये ऑफर किसी और को दे दिया। ये पॉसिबिलिटी है या नहीं? पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से हो रहा है तो ये पॉसिबल है कि वाई वहां पर यस बोल रहा है लेकिन एक्स को वो सुना ही नहीं। तो अगर हम वही प्रिंसिपल्स फॉलो करें तो एक्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, लेकिन एक्स ने तो वो ये मैसेज सुना ही नहीं, तो उसने ये ऑफर किसी और को दे दिया। वो बोलते मेरे को तो सुना ही नहीं, मेरे को तो नॉलेज मिली नहीं, तो मैंने किसी और को ऑफर दे दिया। और वाई बोलते नहीं मुझे तो घर चाहिए, लड़ाई हो सकती है। तो यहां पर ना प्रोविजंस हमने थोड़े से चेंज कर दिए। लॉ बोलता है जैसे ही वाई यस बोल देगा तब कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, दोनों के लिए कॉन्ट्रैक्ट सेम डे पे बनेगा। दैट इज व्हेन एक्स एक्चुअली हियर्स द मैसेज। तो जब एक्स वाई का यस सुन लेता है, दोनों के लिए उसी टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो यहां पर दोनों के लिए एक ही टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, व्हेन एक्स एक्चुअली हियर्स द कंसेंट। In case of telephone, telex, fax, email, the contract will be complete. Contract will be complete only when the acceptance is received by the proposer, not when it is transmitted by the acceptor. तो ट्रांसमिट कर दिया तब नहीं, जब इसको रिसीव हुआ yes, तब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। If the acceptance is not communicated to the offerer because the line went blank, dead हो गया फोन, there will be no contract। अरे आज भी हमारे मोबाइल में ऐसा होता है, और अभी जब बारिश चालू हो जाती है तो फिर तो और भी होता है। अब मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, लाइन ब्लैंक हो चुकी है, मुझे पता ही नहीं, मैं बोलती जा रही हूँ, फिर देखा तो अरे सामने से रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है, ओह लाइन वेंट ब्लैंक, मेरे को पता ही नहीं, मैं यहाँ पे बात करती जा रही हूँ। हम ट्रेन में हैं, हम कॉल पे हैं, लेकिन ट्रेन में एक ऐसा स्टेशन आता है जहां पर पूरा नेटवर्क निकल गया, सामने वाली पार्टी ने आपका यस सुना ही नहीं। अरे मेरे साथ तो ईमेल में भी होता है, मैम मुझे ईमेल नहीं मिला, और मैं जब चेक करती हूँ हाँ वाकई में नहीं मिला है उसको, पता नहीं कहाँ चला गया, फिर मुझे रीसेंड करना पड़ता है। तो मैंने तो यहाँ पे सेंड कर दिया, उसको मिला ही नहीं, तो झगड़े होते हैं ना कि नहीं मैंने तो भेजा हुआ था, नहीं मेरे को तो मिला ही नहीं। तो इसीलिए ये सब अवॉइड करने के लिए दोनों के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक ही दिन पे बनेगा। Offeree must ensure that his acceptance is received, heard, understood by the offeree, otherwise there is offerer, otherwise there is no binding contract। तो ये ensure करेगा why, okay, why will have to ensure, why will have to ensure कि उसका मैसेज एक्स को पहुंच गया है, उसने समझ, इसीलिए लोग बोलते हैं ना आपको समझा ना, आपको समझा ना, ऐसे पूछते हैं ना कॉल पे, ठीक है ना आपको समझा ना, वो कंफर्म करना चाहते हैं कि आपको मैसेज मिला, आपको समझा कि नहीं। हम भी बीच में सामने वाली पार्टी ना चुप हो जाती है, हम बोलते हेलो हेलो, हाँ हाँ मैं हूँ इधर, मैं हूँ, हम चेक करते हैं ना। तो कॉन्ट्रैक्ट दोनों के लिए एक ही टाइम पे बनता है, दैट इज व्हेन एक्स हियर्स द मैसेज। अरे हमने कितना कुछ पढ़ लिया ना, एक्चुअली कॉन्सेप्ट तो खत्म हो चुका है, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती जब तक हम कोई क्वेश्चन ना कर ले, ठीक है। तो ना मैं एक काम करती हूँ, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखाती हूँ, आंसर्स हाइड कर लेती हूँ। दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है ना? हाँ। ये थोड़ी स्क्रीन, अरे यार ये देखो मत आंसर आप लोग।
चलो, आपने अगर वो क्वेश्चन को मैंने जो फॉर्मेट बताया उसमें कन्वर्ट कर दिया ना, यू विल नेवर गो रॉन्ग। तो मेरा वाला फॉर्मेट अच्छे से फॉलो कर लो, ठीक है। अब मैं नहीं बताऊंगी, आपको मुझे आंसर्स देने हैं, मैं सिर्फ क्वेश्चन पूछूंगी। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैंने जैसे बताया ना, उसमें कन्वर्ट करके मुझे आंसर्स दे दो। व्हेन इज द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट, देखते हैं आंसर आया कि नहीं। व्हेन इज इट कंप्लीट? यस, टेल मी, आंसर बताओ। ऑफर इज कंप्लीट ऑन 7th, यस, करेक्ट। अच्छा, इसका आंसर बताओ। कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा एज अगेंस्ट ऑफरर एक्स? X sends a letter to Y offering to sell his car for 1 lakh. ये हमने पोस्ट किया फर्स्ट को, Y को मिला 7th को, Y ने अपना एक्सेप्टेंस दिया 10th को, X को मिला 15th को। तो ऑफर तो कंप्लीट हुआ 7th को, ऑफर की डेट्स। X के लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुआ ऑन 10th, करेक्ट। 10th लिखा है ना आपने आंसर, करेक्ट। और Y के लिए कब कंप्लीट होगा? 15th, यस। Y के लिए कब कंप्लीट होगा? 15th। अच्छा, मुझे जल्दी बताओ, एक्स को अगर अपना ऑफर रिवोक करना है तो वो कौन से डेट से पहले रिवोकेशन कर सकता है? एक्स कौन से डेट से पहले रिवोकेशन कर सकता है? यस, 10th के पहले। और वाई कौन से डेट से पहले रिवोकेशन करेगा? वाई कौन से डेट से पहले करेगा? करेक्ट, बिफोर 15। वाई 15th के पहले करेगा, बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है, इतना ही है। अच्छा, एक डाउट है। नहीं, तो क्वेश्चन इतना वेग नहीं होगा। वो क्या बोल रही है कि 7th को पहुंच तो गया लेटर और इसने अपना एक्सेप्टेंस 10th को भी दिया, लेकिन डेट नहीं लिखी है कि रीड कब किया है। तो आप अज्यूम कर लो कि 7th को मिला तो 7th को रीड कर लिया होगा, ठीक है। अगर सपोज उन्होंने ये मेंशन नहीं किया है कि कौन से डेट पे रीड किया है, तो आप अज्यूम कर लो कि 7th को मिला और मैंने 7th को रीड भी कर लिया लेटर। अगर कोई दूसरे दिन पे रीड किया होता तो क्वेश्चन विल मेंशन कि ये दिन पे मिला लेकिन ये दिन पे रीड किया था। कुछ नहीं लिखा तो आप जो दिन पे मिला वही दिन पे रीड हो गया, ये आप अज्यूम कर लोगे, ठीक है। ओके, चलो।
इसमें से अभी एक पार्ट अपना बाकी रह गया है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। 2 केस लॉज हैं, कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशंस इन द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, ठीक है, समझ में आया ना? ओके, चलो ये जो पार्ट है दैट आई विल कवर इन माय नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि उसमें केस लॉज हैं तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बोथ द केस, और एक छोटा सा पार्ट रह जाएगा ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है, ऑल दिस वी विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर।